हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज एक नए टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो हम लोग साइटोप्लाज्म के बारे में बात करेंगे आज, और सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करेंगे। साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। चलिए, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग समझेंगे कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। यानी कि उसको समझने से पहले एक चीज और भी समझते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो बॉडी है ना, हमारी जो बॉडी है वो किस चीज से बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। ये सबको पता है। ये एक सेल है। मैं एक रफ स्ट्रक्चर बनाऊं आपके सामने। ये एक सेल है, और इस सेल में क्या क्या चीजें होती हैं लगभग आप जानते हैं, है ना? लगभग आप जानते हैं कि इसमें क्या होता है। ये देखें, ये देखिए, ये सेल है। सेंटर में न्यूक्लियस है। हम लोगों ने इसके बारे में बात कर लिया है, सेल वॉल के बारे में। हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात कर लिया है, और पिछले दिन हम लोगों ने न्यूक्लियस के बारे में बात कर लिया है। इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है। ठीक है, लेकिन अब बचा है, तो क्या बचा है आपके सामने मैं दिखाता हूं। देखें, अब बचा है तो ये इसके बीच में जो लिक्विड मटेरियल है, ये क्या है? इसमें लिक्विड मटेरियल है ना? यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में एक लिक्विड मटेरियल है। इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। यानी कि देखो, यहां से मैं बताऊं, ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और उसके बाद ये रहा तुम्हारा न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस रहा। इन दोनों के बीच में, यानी कि यहां से और यहां के बीच में जो लिक्विड है, इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म, है ना? ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, यानी कि जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड है। जो लिक्विड है या फ्लूइड है, एक तरह से सेमी सॉलिड होता है, पूरी तरह से लिक्विड नहीं कह सकते हैं। तो ये साइटोप्लाज्म है, और आज हम बात करने जा रहे हैं इसी साइटोप्लाज्म की हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है ना? इसी साइटोप्लाज्म के बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना? तो सीधा सीधा आप समझे कि साइटोप्लाज्म क्या है? एक तरह का लिक्विड मटेरियल है ना? एक तरह का लिक्विड मटेरियल है, एक तरह का फ्लूइड है। ठीक ना? अब दूसरी बात ये देखिए, साइटोप्लाज्म मैं बताऊं आपको, एक क्या है? एक तरह से फ्लूइड है ना? और कंटेन मेनी सेल ऑर्गेनेल्स, है ना? साइटोप्लाज्म की डिफिनेशन लिखो, है ना? दिस इज ए फ्लूइड, ठीक है? या साइटोप्लाज्म इज a type of fluid, यानी कि एक तरह का ये लिक्विड का के जैसा ही है, फ्लूइड है। ठीक है ना? दूसरी बात इसके बारे में ये जानो कि इसमें बहुत सारा सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, है ना? बहुत सारा सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ये। ठीक ना? तो बस दो ही बातें समझनी है आपको कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में पाया जाने वाला लिक्विड मटेरियल है, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म कह रहे हैं। साइटोप्लाज्म एक तरह का फ्लूइड होता है जिसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, है ना? आपने देखा, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करेंगे कि आखिर सेल ऑर्गेनेल्स होते क्या हैं।
ये इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखें, ये सेल ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे हम लोग। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं कि ये जो लिक्विड है इसमें भरा हुआ, इसके बीच बीच में कुछ ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। जैसे एक दो मैं बनाऊंगा आपके सामने, एक दो ही बनाऊंगा, मैं सारा नहीं बनाऊंगा क्योंकि बाद में मुझे बनाना ही है, मैंने पहले से ही बना दिया है। ये रहा, उसके बाद से एक और मैं बना देता हूँ आपके सामने। हालांकि नाम आप जानते होंगे, पहले से आपने पढ़ रखा है, और नहीं पढ़ रखा है तो प्लीज पढ़ें आप, है ना। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये क्लोरोप्लास्ट है। तो दोनों क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स हैं। इसी तरह के सेल ऑर्गेनेल्स की बात करने जा रहे हैं हम लोग, है ना। और कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स हमको पढ़ना है ये समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो मैंने इतना आपको बताया। एक चीज और नोट करते हैं हम लोग, कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स है। तो हमारा पहला जो सेल ऑर्गेनेल्स है, इसके बारे में जो नंबर देके मैं लिख रहा हूं, यानी कि मैं बात करूं, मैं नंबर लेके लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छे से याद रहे। प्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, रेटिक्यूलम, है ना, यानी कि आपका है रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखिए, यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल ऑर्गेनेल्स है। सेकंड की बात करूं मैं, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, है ना। गोल्गी, है ना, एपरेटस, ये एपरेटस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी लिख सकते हो तुम लोग। यदि गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहीं लिखता है तो तुम लोग कंफ्यूज नहीं होगे, है ना। दूसरी बात देखो आगे, और कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स होता है। और जो सेल ऑर्गेनेल्स है ये है तुम्हारा लाइसोसोम। नंबर थर्ड इज लाइसोसोम, ठीक है ना। और नंबर फोर्थ इज ये है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। और नंबर फिफ्थ इज प्लास्टिड, है ना, प्लास्टिड में ही क्लोरोप्लास्ट आता है। तो आप क्लोरोप्लास्ट ना कह के प्लास्टिड भी कह देंगे तो क्लोरोप्लास्ट का ही तो नाम है ना। प्लास्टिड के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट आता है, ठीक है। इस तरह से ये क्या रहे आपको, मेन रूप से ये आपके सेल ऑर्गेनेल्स रहे, है ना, जिनके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। हालांकि और भी होता है, मैं 6 नंबर राइबोसोम भी लिख सकता हूं, है ना, सोम, ठीक है ना, राइबोसोम्स। तो ये क्या पढ़ने हैं आपको, इतने सारे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, है ना। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, देखिए, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों को पढ़ना था मेन रूप से साइटोप्लाज्म आप समझ गए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का भाग है, लिक्विड है। और उसके बाद मैंने बताया कि साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं, आपके एनसीईआरटी में जो दिया है वो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, है ना, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम। ये इतने तरह के दिए गए हैं, है ना। तो चलिए हम लोग अब इसको इरेज करेंगे और आगे हम लोग इंडोप्लाज्मिक की बात करेंगे, ठीक है ना। आइए मैं इसको मिटाता हूं। अब हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं। देखो, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये मैं लिखता हूं, है ना। इंडो, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखूं यार, तुम लोगों को पता ना दिखता होगा कि नहीं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। देखो, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स है ना।
अब इसके बारे में एक चीज और देखो ना, इसको इतना बड़ा नाम बार बार तुम भूल जाओगे, इसलिए ई आर लिख देता हूं इसको। ई आर का मतलब होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। तो इसके बारे में हम लोग अब बात करेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ठीक ना। अब चलो तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है मैं बताऊं। देखो पहले नंबर तो ये देखो, ये जो होता है एक तरह से ये सेल हो गया तुम्हारा, है ना। और सेल के बाद, ठीक है, सेल के बाद दिस इज द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के पास में ही कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इन्हीं को कहते हैं हम लोग ई आर, इन्हीं को कहते हैं हम लोग ई आर, यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग इसको कहते हैं। देख लो, यानी कि सेल के अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस से सटा हुआ होता है तुम्हारा ई आर, यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की जाए तो क्या होता है, एक तरह से ये क्या होता है, एक तरह से मेम्ब्रेन का नेटवर्क होता है ना। नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स, ठीक है, बस इतना ही समझना है। नेटवर्क मैं लिखता हूं यहां पे नीचे इसके बारे में, क्योंकि उधर मुझे बनाना है फिगर, है ना, या यहीं पे लिखता हूं, स्टार लगा के लिखता हूं, नेटवर्क ऑफ ठीक है ना, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, ये नेटवर्क्स ऑफ ट्यूब्स है ना। अब उसके बाद से देखिए, उसके बाद से कह रहा है कि इंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिमिलर होता है ना। और दूसरी बात इसके बारे में लिख दूं, सिमिलर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिमिलर होता है, बिल्कुल उसी के जैसा होता है, लेकिन ये ट्यूब बनाता है, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, है ना। मैंने क्या बताया अभी तक, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल ऑर्गेनेल्स है जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, न्यूक्लियस से सटे हुए है ना, साइटोप्लाज्म में है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एक्चुअल में ये होता जैसे है, ये उसके अंदर एक नेटवर्क बनाएगा, और किस चीज का बना होता है, ट्यूब की तरह का। अच्छा देखो ना, ये तुम्हें ट्यूब नहीं दिख रहा है क्या, ये ट्यूब नहीं दिख रहा है क्या। और ये जो मेम्ब्रेन होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिमिलर होता है, ठीक है ना, इतना जान लिया। अब देखो ये तुम्हारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो होता है टू टाइप्स के होते हैं। पहला नंबर जो होता है वो क्या होता है, ये रफ ई आर, यानी कि ई आर का मतलब समझ ही रहे हो। पहला जो टाइप होता है इंडोप्लाज्मिक का वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, रफ होता है, ठीक है। दूसरा जो होता है नंबर सेकंड इज स्मूथ ई आर, देखिए, यानी कि दो तरह के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए। पहला रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। ये दो तरह के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए। लेकिन सवाल उठता है, सवाल तो बनता है, क्या सवाल बनता है भाई, कि आखिर क्यों ये दो तरह के हैं। तो मैं बताऊं आपको आखिर क्यों ये दो तरह के हैं। तो पहली बात देखिए, मैं एक फिगर बनाता हूं आपके सामने, मैं एक फिगर बनाता हूं, ये स्ट्रक्चर है ना, ये मैं स्ट्रक्चर लिख दूं यहां पे, स्ट्रक्चर है, और किस चीज का स्ट्रक्चर है, ईयर का स्ट्रक्चर है। तो देखिए ना, ये मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूं, मुझे ख्याल नहीं आ रहा है थोड़ा सा फिगर, ये
ठीक है ना। और उसके बाद से हाँ मुझे याद आ रहा है ना। ये देखिए, ये आपका ईयर मैं बना रहा हूं। आप सोच रहे होंगे क्या बना रहे हैं ये, है ना। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या बना रहे हैं। तो आप घबराएं नहीं, मैं बनाता हूं, ठीक है ना। आप घबराएं नहीं, मैं बनाता हूं, ठीक है। अब देखिए दूसरा ये एक स्ट्रक्चर रहा, और दूसरा इसी तरह का एक और स्ट्रक्चर में बनाता हूं, है ना। ये एक और स्ट्रक्चर में बनाता हूं। ये देखिए आपके सामने मैं दो फिगर बनाऊंगा, है ना। मैं दो फिगर बनाऊं तब आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर दो तरह का क्यों होता है। तो दो ये हो गया, ठीक है ना। ये दो हो गया। अब देखिए तो सही, आप देखिए तो सही, ये अब देखिए एक जो ईयर है, ये दोनों ईयर है, ई आर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड दिस इज आल्सो ई आर, बट व्हाट विल बी डिफरेंस, है ना। द डिफरेंस विल बी प्रेजेंस ऑफ स्मॉल ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर, है ना। ये स्मॉल ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर ये पाए जाते हैं, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस स्मॉल ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर इट लुक लाइक रफ इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, है ना। यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब देखते हैं तो ये क्या होता है, ये रफ दिखता है। देखो ये देखो, ये देखो देखो देखो, ये देखो तो ये, अब देखो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये ट्यूब है, ये ट्यूब है, ये ट्यूब है। लेकिन अब क्या होगा कि जब भी इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखोगे क्या होता है, इसके अंदर छोटे छोटे दाने निकल दिखते हैं तुम्हें, और जो इसकी सरफेस को रफ बनाते हैं, है ना। और ये दाने केवल दाने नहीं है, इसका नाम है इसका राइबोसोम्स, ठीक है ना। इसका नाम है राइबोसोम्स, ठीक है ना। ये हुआ, ठीक है। इस पे राइबोसोम है, और इस पे राइबोसोम नहीं है, तो ये अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इट विल लुक लाइक, है ना, स्मूथ इन स्ट्रक्चर। सो दिस इज द स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपने क्या समझा कि दो तरह का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, कौन कौन सा, एक तो स्मूथ हो गया, और एक हो गया आपका क्या चीज, रफ हो गया। तो रफ और स्मूथ किस आधार पे है ये आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि जिसके सरफेस पे क्या हो, ये राइबोसोम होंगे तो वो रफ दिखेगा, इसलिए रफ नाम रख दिया। जो ये है, इस पे क्या होगा एक तरह से कि इस पे राइबोसोम नहीं होंगे, तो हम लोग क्या नाम रख दिया इसका कि ये स्मूथ रख दिया। अब एक बात समझिए, और घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों का काम समझते हैं, है ना। काम समझते हैं हम लोग। काम क्या होता है, ये जो ईयर है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या करता है, इसके ऊपर तो राइबोसोम है, और राइबोसोम क्या करते हैं, है ना, प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब मैं देख लूं कि नीचे तक दिखाई दे रहा है ना, मैं जहां तक लिख रहा हूं, हाँ दिखाई दे रहा है। प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब कि प्रोटीन बनाना, ये प्रोटीन बनाएगा, और वही प्रोटीन तो तुम्हारी बॉडी में यूज होता है ना। प्रोटीन के कारण ही तो तुम्हारी बॉडी बढ़ रही है। यदि प्रोटीन नहीं होता तो तुम ठिगने के ठिगने रह जाते हैं, है ना, बौने के बौने रह जाते हैं, ठीक है। इसलिए ग्रोथ जो होता है एक तरह से बॉडी बिल्डिंग है, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग है ना। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। प्रोटीन नहीं खाओगे तो तुम्हारी बॉडी की बिल्डिंग नहीं होगी, बढ़ोगे नहीं, है ना, लंबे नहीं होगे, मोटे नहीं होगे। इसलिए प्रोटीन दाल पिया करो एक एक गिलास, ठीक है ना, रोज रोज, ठीक है। ये अरे पीने की बात नहीं है, एक गिलास पीना नहीं है, है ना। यानी कि हमारे खाने में दाल भी होना चाहिए, ठीक है।
यदि मिल सके तो दूध भी होना चाहिए, मिल सके तो पनीर भी होना चाहिए, पॉसिबल हो तो, ठीक है, नहीं तो दाल तो रेगुलर खाना अच्छा है, ठीक है। आगे चलते हैं, सोयाबीन भी खा सकते हो, सोयाबीन का वो जो सब्जी बना के खाते हो वो नहीं, है ना, वो सोयाबीन की खली है ना, सोयाबीन की खली। सोयाबीन जो आता है ये चने के सॉरी मटर के बीज के जैसे होता है, वो सोयाबीन खाया करो, प्रोटीन उसमें ज़्यादा होता है ना, नहीं तो दूध पिया करो एक एक गिलास, है ना। बस आगे चलो, तो ये हो गया, इस तरह से ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन बनाता है जिससे हमारी बॉडी बढ़ती है ना। आगे मैं बढ़ता हूं, अब देखो एक और चीज देखो, जो SER है ना, स्मूथ, ये तो RER है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, मैं देखूं एक बार, तो ये जो काम करता है, मैं इधर लिखता हूं, ये फैट है ना, फैट एंड लिपिड है ना, लिपिड बनाता है। क्या बनाता है? फैट एंड लिपिड बनाता है सेल्स में। अब देखो, फैट और लिपिड क्या होते हैं, एक तरह से इन्हीं फैट और लिपिड से क्या होता है, एक तरह से फैट और लिपिड से ही हमारा प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बस मेम लिख दिया मैंने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन को मैंने मेम लिख दिया है, आगे डैश डैश है, तुम समझ जाना। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या करता है, फैट्स और लिपिड बनाने का काम करता है, जिसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण होता है ना। अरे यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण होता है ना। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के निर्माण को एक नाम देते हैं, मेम्ब्रेन है ना, बायोजेनेसिस, इसका नाम देते हैं, है ना। यानी कि देखो, ये देखो भाई, चिड़िया बोल रही है क्या इधर, है ना, ये चिड़िया शीशे पे मार रही है अपने चोंच को, और देखो खुद ही नुकसान पहुंचा रही है, आके मारे चाव चाव कर रही है, ठीक है ना। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं कि मेम्ब्रेन, यानी कि मेम्ब्रेन को बस मेम लिख रहा हूं, है ना, मेम वाला मत लिखना, है ना, मिस वाला और मेम वाला मत समझना। मेम का मतलब मेम्ब्रेन लिख रहा हूं, मेरे पास जगह कम है इसलिए मेम्ब्रेन को मेम लिख रहा हूं। तो मेम्ब्रेन, ठीक है, और उसके बाद से क्या हो गया, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ये इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। यानी कि तुमसे यदि पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मतलब क्या समझते हो, तो तुम बता दोगे सीधे सीधे कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मतलब ये होता है कि जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें फैट और लिपिड बनता है, वो फैट और लिपिड क्या करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं, और इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, इसी को तो हम लोग कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ये इतना आपको मैंने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में समझा दिया है ना। आगे हम लोग थोड़ा सा और बात करते हैं कि और क्या काम होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये आपको समझ में आ रहा होगा, स्ट्रक्चर फंक्शन सब बता दिया मैंने। यदि फंक्शन आप अलग करके लिखना चाहेंगे तो पहला लिख देंगे ईयर का फंक्शन, यदि लिखना चाहेंगे पहला लिख देंगे प्रोटीन सिंथेसिस, दूसरा लिख देंगे फैट एंड लिपिड सिंथेसिस, बस। यानी कि आपने क्या किया, स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया, फंक्शन में दो मैंने बता दिया, प्रोटीन सिंथेसिस और फैट एंड लिपिड सिंथेसिस, दो ईयर का ये फंक्शन हो गया। अब चलो तीसरा फंक्शन भी मैं बताऊंगा, बट इससे पहले मुझे ये मिटाना पड़ेगा, है ना, मुझे ये मिटाना पड़ेगा, जगह नहीं है, ठीक है ना। अब देखो आते हैं आगे, हम लोग आते हैं आगे मैं थोड़ा सा और बताने की कोशिश करूंगा। तो ईयर जो होता है ना, एक तरह से क्या करता है, चैनल्स का काम करता है ना। ईयर जो है मैं लिखता हूं, है ना, तीसरा फंक्शन, दो तो मैंने लिख दिया था, एक तो पहला तो मैंने लिखा था प्रोटीन, या फंक्शन पहले लिख के फंक्शन लिख दूं ईयर का, तो देखो पहला तुमने लिखा प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन
सिंथेसिस, ये हो गया फर्स्ट। एंड सेकंड तुमने लिखा फैट एंड लिपिड, है ना, लिपिड सिंथेसिस। तीसरा लिखोगे चैनल्स, है ना, मैं देख लूँ एक बार, है ना, कैसा हो रहा है, ठीक है। तो ठीक है, तीसरा नंबर है ये देखो, तो तीसरा नंबर जो है तुम्हारा क्या है, तीसरा नंबर जो है एक तरह से चैनल्स, ये चैनल्स का काम करता है। चैनल्स जो ईआर है, ई आर जो है, ठीक है, ये क्या काम करता है, एक तरह से चैनल्स की तरह काम करता है। अब चैनल्स का मतलब क्या होता है भाई, रास्ता, ये रास्ते की भांति काम करता है, ठीक है ना। अब कैसे चैनल्स की भांति काम करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, चैनल्स और चैनल्स फार, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, ये देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल का काम करता है। यानी कि देखो ना, ट्रांसपोर्ट का मतलब ढो के ले जाना, किसी चीज को न्यूक्लियस में से बाहर लाना है तो इसी के थ्रू आएगा। ये पहले देखो ना, यहाँ है, इसको आना है तो पहले तो यहाँ आएगा, फिर ये इसको बाहर भेजने का काम करेगा, और बाहर से जो चीज आएगी पहले इसके पास जाएगी, फिर न्यूक्लियस में जाएगी। तो ये एक चैनल है, रास्ता है, किस चीज के लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल के लिए, है ना। ये समझ में आया ना मेरी बात। अब देखो एक चीज और है, फ्रेमवर्क है ना, ठीक है, ये क्या एक तरह से फ्रेमवर्क है, प्रोवाइड द सरफेस, है ना, सरफेस फॉर द सम बायोकेमिकल एक्टिविटीज। ये क्या है एक तरह से, ये चौथा जो है इसका, प्रोवाइड सरफेस, मैं लिखता हूं प्रोवाइड सरफेस फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज। यानी कि देखो, यानी कि ये यहाँ पे है, यानी कि इस तरह से है, इस तरह से, तो यहाँ पे किसी रिएक्शन को होने के लिए जगह मिल जा रहा है ना, जगह मिल जा रहा है ना यहाँ पे। तो ये क्या करता है कि प्रोवाइड सरफेस, मैंने लिखा है प्रोवाइड करता है सरफेस फॉर द बायोकेमिकल एक्टिविटीज, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होना है, कोई भी बायोलॉजिकल केमिकल एक्टिविटी होना है, तो वो क्या हो, इस सरफेस पे ही हो, है ना, सरफेस पे ही हो। मान लीजिए कि सेल में किसी चीज को बनाना है, निर्माण करना है, या और भी कोई काम है, ठीक है, तो ये सरफेस, इसके लिए सरफेस रहेगा तभी तो होगा ना। अच्छा बताओ, मैं पढ़ाने के लिए हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास ये जगह होगा, ये बोर्ड होगा, ये माइक होगा, कैमरा होगा, तब ना मैं पढ़ाऊंगा, नहीं होगा तो कैसे पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये बात रहा। आगे चलो दूसरी चीज। अब देखो इसके बाद से ये क्या काम करता है, एक तरह से SER जो होता है, डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन ड्रग, है ना। और लास्ट में लिखता हूं, नंबर 5 लिखता हूं, पता ना दिख रहा है कि नहीं, डिटॉक्सिफाइंग, है ना, FYING, डिटॉक्सिफाइंग, है ना, टॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन, है ना, मेनी पॉइजन, ठीक है ना, पॉइजन्स को, पॉइजन्स एंड ड्रग्स का मतलब दवाई। यानी कि देखो, ये बहुत सारी दवाइयों को और जहर को, जो तुम्हारी बॉडी में छोटी अमाउंट में पॉइजन होता है, थोड़ा बहुत जहर रहता है बॉडी में, है ना। पूछो कैसे, अच्छा तुमने मान लो कि कोई चीज़ ही खा लिया, है ना, जो थोड़ा सा नुकसानदेह, मरने वाला नहीं है, पॉइजन का मतलब सब मरने वाला नहीं है ना। मान लो कि जब तुम खाना ही खा रहे हो, तुम्हारे खाने में कभी यूरिया ही चला गया, खाना में यूरिया है ना, यूरिया है या अन्य तरह की चीज़ें हैं चली जाती है खाने में, तो हमारे लिए एक तरह से पॉइजन का काम करता है, तो उसको नष्ट करने का काम ER करता है, डिटॉक्सिफिकेशन, उसके जहर को नष्ट करने का। और दवाई, जो ड्रग खाते हो, दवाई, ड्रग का मतलब दवाई, है ना, ड्रग मतलब वो पीने वाला नहीं, है ना, जो मुंबई वाला चल रहा है, ठीक है। तो ड्रग जो है एक तरह से क्या है,
उसको भी डिटॉक्सिफाइंग कर देता है, ड्रग कोई नुकसान ना पहुंचाए। जो दवाई तुमने खाया पैरासिटामोल, ठीक है, वो तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे, उसको भी ये खत्म कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या रहा तुम्हारा, ये मैंने आज इतनी सारी चीजें बताई। ठीक है ना, चलो आगे जो भी बात होगी हम लोग आगे अब बाद में पढ़ेंगे। तुम लोग वीडियो को देखते रहो, रिवाइज करते रहो, अपनी कॉपी पे नोट करते रहो, है ना, क्योंकि जैसे एग्जाम खत्म होगा, जैसे ही स्कूल को खुलेगा, ये सारे जो चैप्टर पढ़ाए गए हैं तुम्हारा टेस्ट होगा, है ना। चलो तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ओके, ठीक है ना, घर पे रहो और खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहो, ठीक ना।